अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्पेशल एम्ब्रॉयलरी के एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ये क्या होता है, हमारी बॉडी के कौन सा पार्ट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द स्किन। ठीक है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हमारे पास आ जाती है स्किन। स्किन जो हमारे होती है बॉडी की, वो लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये हमारी इसने पूरी बॉडी, एंटायर सरफेस ऑफ आवर बॉडी, इसको इसने कवर किया होता है। ठीक है, स्किन प्लस इट्स अपेंडेजेस। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को बनाते हैं। इसके अपेंडेजेस में जी हमारे पास आ जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, नेल्स, हेयर्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, इसके अलावा इरेक्टर पाली की मसल्स जो कि हमारे पास क्या करते हैं, गूज बम्प्स करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड्स एंड टीथ। ये हमारे पास वो पोर्शन होते हैं, यानी कि वो अपेंडेजेस होती हैं जो कि स्किन से डिराइव होती हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्किन को। अच्छा जी, स्किन की होती हैं जी दो लेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी आउटर लेयर होती है दैट इज़ द एपिडर्मिस, और जो उसकी डीपर लेयर होती है एपिडर्मिस से नीचे वाली लेयर दैट इज़ द डर्मिस। अब जो एपिडर्मिस है वो ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम द एक्टोडर्म, ठीक है, और जो हमारे पास डर्मिस है वो ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम द मेसोडर्म। ठीक है, हमें पता है कि जो आउटर लेयर होती है हमारे पास वो होती है जी एक्टोडर्म की, बाद में आती है मेसोडर्म, और लास्ट पे आ जाता है हमारे पास एंडोडर्म। तो जो बाहर वाला पोर्शन है हमारे पास एक्टोडर्म का, वो हमारे पास बना देगी जी एपिडर्मिस। अब उससे नीचे वाला पोर्शन हमारे पास मेसोडर्म के लाई कर रहा है, तो मेसोडर्म वाला पोर्शन क्या बना देगा, डर्मिस का पोर्शन बना देगा, क्योंकि हमें पता है डर्मिस जो होती है वो एपिडर्मिस से डीपली लाई कर रही होती है। ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एपिडर्मिस की फॉर्मेशन को, कि एपिडर्मिस जो है वो कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात कि जो एपिडर्मिस होती है वो हमारे पास बनती है फ्रॉम अ सिंगल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल सेल्स। ये बात बताने का क्या मकसद है, ये बात बताने का मकसद ये है कि एपिडर्मिस बनाने के लिए कोई हमें ऐसी साइंस नहीं चाहिए होती जो हमें रॉकेट्स बनाने के लिए चाहिए होती है। हमें सिर्फ एक सिंगल लेयर चाहिए होती है एक्टोडर्मल सेल्स की। ठीक है, अब यही एक्टोडर्मल सेल्स की जो सिंगल लेयर होती है वो प्रोलिफरेट करती है, ठीक है, डिवाइड करती है, और हमारे पास बना देती है लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। उस लेयर ऑफ जो हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम की अब लेयर बन गई है उसको हम लोगों ने नाम दे दिया है पेरिडर्म का। अब जो बाकी हिस्सा पीछे हमारे पास से रह गया है उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो बन गया हमारे पास बेसल लेयर। मैं आपको दिखाती हूँ ये डायग्राम में। हाँ जी, तो यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास है सरफेस एक्टोडर्म, ठीक है, जिसने एपिडर्मिस बनानी है, उसके नीचे मेसोडर्म जिसने डर्मिस बनानी है। अब देखिए आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेयर नज़र आ रही है। ठीक है, ये सिंगल लेयर हमारे पास क्या एपिडर्मिस की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करेगी। क्या हुआ, सबसे पहले इसके अंदर प्रोलिफरेशन हुई। प्रोलिफरेशन होने के बाद आपको नज़र आया इसने ऊपर स्क्वेमस एपिथेलियम की क्या बना दी है, एक लेयर बना दी है सेल्स की, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पेरिडर्म का नाम दिया था। अब जो उससे नीचे वाली लेयर हमारे पास रह गई थी उसको हम लोगों ने नाम दिया कि भाई वो हमारे पास बन गई बेसल लेयर। मिजन का वैसे की वैसी है, जिसने डर्मिस बनाना है इसको भी हम लोगों ने नहीं छेड़ना। फिलहाल हम लोग डील करें विद द फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस। तो पेरिडर्म इससे हमारे पास बन गया। अब जो पेरिडर्म है ना उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास केराटिनाइजेशन। अब क्या होगा कि केराटिन उसके अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी, जो पेरिडर्म की लेयर थी उसकी डिस्क्वेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि जो लेयर हमारे पास पेरिडर्म की बनी थी, स्क्वेमस सेल्स की बनी थी, अब वो शेड ऑफ होने लग जाएगी, ख़त्म होने लग जाएगी, ऑब्लिटरेट होने लग जाएगी। अब जो हमारे पास एक्सफोलिएटेड पेरिडर्मल सेल्स हैं, यानी कि जो सेल्स अब हमारे पास निकल चुके हैं, उनका रिश्ता नाता सारा ख़त्म हो चुका है, अब उन्होंने अपना रोल प्ले करना है वर्निक सेसोसा बनाने में। ये अब हमारे पास क्या चीज़ है, ये बेसिकली हमारे पास एक वाइटिश ग्रीजी सा सब्सटेंस होता है जिसने पूरे फीटस की जो स्किन होती है उसको कवर किया होता है। ठीक है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फीटल लाइफ में। फीटल पीरियड में इसने क्या करना होता है, इसने जो डेवलपिंग स्किन होती है फीटस की उसको इसने प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम द कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू द एमनियोटिक फ्लूइड। क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में डिफरेंट चीज़ें हैं ना, हमें पता है उसमें बाइल सॉल्ट्स भी हैं, उसमें एक्सफोलिएटेड सेल्स भी हैं, उसमें यूरिन का भी हाई कॉन्टेंट पाया जाता है, तो उससे इसने क्या करना था, प्रोटेक्शन देनी होती है इस वर्निक सेसोसा ने। इसके अलावा फीटस की बर्थ को फैसिलिटेट करने में भी इसने अपना रोल प्ले करना होता है। अच्छा, अब देखिए आपको नज़र आ रहा है कि अब जो एक्सफोलिएटेड पेरिडर्मल सेल्स थे, यानी कि वो सेल्स जो कि एक्सफोलिएट होना स्टार्ट हो गए थे, शेड ऑफ होना स्टार्ट हो गए थे, वो कॉन्टीन्यूसली होते रहते हैं अंटिल 21st वीक। 21st वीक तक हमारे पास क्या होता है, जो पेरिडर्म होती है वो पूरी की पूरी डिजनरेट हो चुकी होती है, ख़त्म हो जाती है, उसका कोई मतलब कोई उसकी एग्जिस्टेंस की कोई निशानी बाकी नहीं रह जाती, ख़त्म हो जाती है। और हमारे पास जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है वो, और हमारे पास स्ट्रेटम ल्यूसिडम, इन दोनों का वजूद हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड स्ट्रेटम ल्यूसिडम हमारे पास बन जाती हैं। ये देखिए इस डायग्राम में आपको पेरिडर्म कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, जो कि पहले हमें यहाँ इसने ये वाला पोर्शन बनाया था पेरिडर्म वाला। ठीक है, अब यहाँ पे पेरिडर्म आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रही। अब जो सबसे ऊपर आपको लेयर नज़र आ रही है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम की है, ये वाली, और उसके नीचे स्ट्रेटम ल्यूसिडम की आपको जो एक लाइट पिंक सी लेयर आपको नज़र आ रही है वो ये वाली है। ठीक है, तो पेरिडर्म को हम लोगों ने कर लिया डिस्कस।
कि कैसे कैसे वो ख़त्म हुई और कैसे सारा कुछ हो गया। अब हम लोग चलते हैं जी बेज़ल लेयर की तरफ, जो कि डीप लेयर थी। अब यही बेज़ल लेयर जो है ना आगे जाके बना देती है हमारे पास स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ये वो लेयर है जो कि एपिडर्मिस की डीपर मोस्ट लेयर है, यानी कि अब बेज़ल लेयर का आप समझेंगे एक तरह से नाम चेंज हो गया और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बन चुका है। अब फर्दर वो क्या करेगी, आगे जाके एक इंटरमीडिएट लेयर बना देगी एपिडर्मिस के अंदर, और जो हमारे पास स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है इसी की ही प्रोलिफरेशन से हमारे पास एपिडर्मल रिजेस बनती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एपिडर्मल रिजेस वाली। कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास एपिडर्मल रिजेस होती हैं वो कुछ इस तरह से बनती हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास है जी एपिडर्मिस, ठीक है, ये उसके नीचे आ गया हमारे पास डर्मिस का पोर्शन। अब जो ये वाला एपिडर्मिस है ना, यहाँ से एक सेकेंड, ये वाला एपिडर्मिस, ये वाला हमारे पास आ गया डर्मिस। अब इस एपिडर्मिस से क्या होगा कि इस डर्मिस वाले पोर्शन में छोटी छोटी आपको ग्रूव्स नजर आएंगी जो कि इस डर्मिस की तरफ इनकॉर्पोरेट करी होंगी, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन, एक सेकेंड मैं इसको ब्लू से आपको दिखाती हूँ। ये डर्मिस वाला पोर्शन जो है ना, ये सारा क्या है, ये ब्लू वाला, ये वाला सारा पोर्शन, ठीक है। अब जो आपको ऊपर से नज़र आ रहे हैं जो कि ब्लैक वाला सारा पोर्शन है, ये हमारे पास एपिडर्मिस से ये एपिडर्मल रिचेस अपीयर हुई हैं जो कि इस डर्मिस वाले पोर्शन के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हैं। अब ये जो एपिडर्मल रिचेस होती हैं जब ये बनती हैं और डर्मिस के अंदर एंटर होती हैं, तो डर्मिस से भी हमारे पास जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होती हैं, ये वाली जो कि इस एपिडर्मिस में जा रही है, उनको हम लोग बोलते हैं डर्मल पेपिला। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे पास एपिडर्मल रिजेस होती हैं उन्होंने जाना है जी फ्रॉम एपिडर्मिस टू द डर्मिस, और जो डर्मिस से हमारे पास डर्मल पेपिला बनी है और क्यों बनी है एपिडर्मल रिजेस की वजह से, अब वो जाएंगे फ्रॉम डर्मिस टू द एपिडर्मिस, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हमारे पास जब एपिडर्मल रिजेस बनती है ना, तो इन्होंने क्या करना होता है, हमारे पाम और हमारे सोल्स पे ना, मतलब आपको अगर आप गौर करें ना, आपको छोटी छोटी ना लाइंस नजर आएंगी, बेसिकली ये ग्रूव्स बना देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक, मैं इसको क्या बनाऊँ, थंब बना दिया जैसे भी मैंने बनाया, ठीक है। इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि छोटी छोटी ना, फॉर एग्जांपल इस तरह से ना ग्रूव्स बनी होती हैं, छोटी छोटी, बहुत आप गौर करेंगे ना आपको नज़र आएंगी, फुल मतलब पूरे फिंगर में, पूरे तमाम फिंगर टिप्स में आपको ये नज़र आएंगे। तो जो ये वाली रिजेस होती हैं ये बेसिकली ग्रूव्स होती हैं जो कि इन एपिडर्मल रिजेस की वजह से बनती हैं, ठीक है। और ये फिर आगे जाके हमारे जो हैं क्या कहते हैं, फिंगर प्रिंट्स होती हैं, और आगे जाके जो क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और लैब्स वगैरह में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। जो हमारे हाथों में जो फिंगर टिप्स होती हैं, जो इनमें छोटी छोटी, आपको अगर आप अभी भी गौर करके देख रहे होंगे आपको नज़र आ रहा होगा कि छोटी छोटी जो टिप्स, आपको क्या बोलते हैं इसको, जो आपके छोटी छोटी लाइन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, यही हमारे पास जो होती है ना ग्रूव्स की वजह से बनती है, और वो ग्रूव्स इन एपिडर्मल रिजेस की वजह से बनती हैं, और ये आगे जाके फिंगर टिप्स जो फिंगर प्रिंट्स होती हैं उनके तौर पे एक्ट कर रही होती हैं। अच्छा, बचपन में एक बड़ी फ़नी सी बात हमें बताई जाती थी कि जिन बच्चों की या जिन इंसान की जो ये वाली लाइंस होती हैं प्रॉपर, अगर ये बीच से ऐसे सर्कल बना रही है ना, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, तो वो इंसान बड़ा लकी होता है। अभी पता नहीं बात कितनी हद तक सच है नहीं। अच्छा खैर, अब हम चलते हैं आगे। तो अब तक हम लोगों ने तकरीबन ऑलमोस्ट सारी बात कर ली थी किसके बारे में, एपिडर्मिस के बारे में। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए है जी मेलेनोसाइट्स, मेलानिन पिगमेंट्स चाहिए हमें, ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं जो कि हमारे स्किन कलर को। सबसे पहले होता क्या है, जो न्यूरल क्रिस्टल्स थे कब बने थे, जब ड्यूरिंग न्यूरोलेशन, जब हमारे पास न्यूरल ट्यूब बनी थी, तो हमने देखा था कि वहाँ पे न्यूरल क्रिस्टल्स भी थे जो कि उस न्यूरल ट्यूब से ऊपर लाई कर रहे थे। तो वो न्यूरल क्रिस्टल्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं डर्मिस की तरफ, ठीक है, नीचे वाले लेयर की तरफ, और वहाँ पे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं मेलानोब्लास्ट के अंदर। ब्लास्ट मतलब मेलानोब्लास्ट के अंदर वो चेंज हो गए, क्या मतलब कि अब वो अपने क्या कहते हैं एक प्रॉपर एक आइडेंटिफाइड फॉर्म में चले गए हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या कहते हैं मेलेनोसाइट्स के ही सेल्स बनाने, इसके अलावा कोई और सेल्स की फॉर्मेशन नहीं करनी, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले मेलानोब्लास्ट बनाया, फिर इनको सुकून नहीं आया, इन्होंने फिर से माइग्रेशन की टू द डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, ठीक है। पहले वो आए टूवर्ड्स द डर्मिस, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बना दिया, ये हमारे पास एपिडर्मिस हो गई, ये हमारे पास आ गई डर्मिस। न्यूरल के सेल्स आए और उन्होंने माइग्रेट करके टुवर्ड्स द डर्मिस, डर्मिस में जाके वो डिफ्रेंशिएट कर गए इनटू मेलानोब्लास्ट। उनको फिर भी आया नहीं सुकून, तो वो क्या गए, दोबारा गए हमारे पास डर्मो एपिडर्मल जंक्शन की तरफ, यानी कि इस लाइन की तरफ, ठीक है। दिस इज डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। पहले वो गए थे डर्मिस की तरफ, मेलानोब्लास्ट बन गए, जब मेलानोब्लास्ट बन गए तो वो दोबारा से इस जंक्शन की तरफ चल गए, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन की तरफ, और यहाँ जाके वो डिफ्रेंशिएट कर गए इनटू द मेलानोसाइट्स, ठीक है। क्योंकि हमें चाहते हैं ना, अगर डर्मिस के अंदर होंगे मेलानोसाइट्स तो वो मतलब पिगमेंट्स अगर होंगे भी तो वो इतने क्लियरली नजर नहीं आएंगे, तो उनको कहाँ जाने, टुवर्ड्स द एपिडर्मिस जाना चाहिए, ठीक है। तो जब इस जंक्शन में जाते हैं तो मेलानोसाइट्स के अंदर वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं,
और जब मेलानोसाइट्स के अंदर वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं तो फिर आगे जाके वो इजीली उनके अंदर जो पिगमेंट्स वगैरह बनते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। तो जो हमारे पास मेलानोसाइट्स के अंदर जब वो डिफ्रेंशिएट हुए थे मेलानोब्लास्ट, उसी दौरान एक और प्रोसेस हुआ था कि हमारे पास पिगमेंट ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, आप लोगों की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि मेलानोब्लास्ट से जब डिफ्रेंशिएशन हो रही थी मेलानोसाइट्स के अंदर, तो हमारे पास जो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, साथ साथ उनकी भी साइड बाई साइड फॉर्मेशन हो रही थी। और ये कि जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो अपीयर होते हैं स्किन के अंदर एट 40 to 50 डेज़। और ये जो मतलब बहुत ही चिट्टे गोरे लोग होते हैं उनके अंदर ये पिगमेंट्स इंतहाई मतलब कम पाए जाते हैं, और जो श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ वाली साइड वाले लोग होते हैं उनके अंदर माशाल्लाह से बहुत पाए जाते हैं। तो ये बस वेरिएशन होती है जो कि मतलब पर्सन टू पर्सन या रेसिस टू रेसिस भी वेरी कर रही होती है। तो हम लोगों ने एपिडर्मिस को कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट लेयर की तरफ, दैट इज़ द डर्मिस। तो डर्मिस को डिस्कस करना एपिडर्मिस से ज़्यादा इजी है, बहुत आसान है। क्या है बेसिकली जो हमारे पास डर्मिस है ना, इसने कहाँ से बनना है, जो मेसोडर्म था जो कि एक्टोडर्म से नीचे लाई करा था। ये देखिए हमारे पास ट्राइलेमिनर डिस्क थी ना, देखिए सबसे ऊपर एक्टोडर्म, फिर हमारे पास मेसोडर्म, फिर हमारे पास आ गई एंडोडर्म। जो हमारे पास बीच में मेसोडर्म वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर जो मेसेनकाइम लोकेटेड है उसने बनानी है जी हमारे पास डर्मिस का पोर्शन। और कौन सा वाला मेसोडर्म, आपको पता होगा कि हमने देखा था कि यहाँ पे सेंटर में न्यूरल ट्यूब वो वाली चीज़ें थी। ठीक है, साइड में हमने देखा था पार एक्सियल मेसोडर्म, देन इंटरमीडिएट एंड देन लैटरल प्लेट मेसोडर्म हमारे पास बनी थी। उसने ऊपर की तरफ से हमारे पास दे दी थी लेयर सोमैटिक मेसोडर्म की जो कि एमनियोटिक सैक को लाइन कर रहा था, और नीचे की तरफ से उसने देती थी लेयर स्प्लैंकनिंग मेसोडर्म की जो कि मैंने बहुत छोटी बना ली है, हालांकि इतनी छोटी नहीं होती। तो अम्बिलिकल वेसिकल को वो ये लाइन करी थी स्प्लैंकनिंग मेसोडर्म। तो अब जो ये हमारे पास सोमैटिक वाला पोर्शन है ना मेसोडर्म का, उसने हमारे पास बनाना है जी ये डर्मिस का पोर्शन। ठीक है, मेसेनकाइम ऑफ मेसोडर्म ने कौन सा वाला जो कि सोमैटिक लेयर है लेटरल मेसोडर्म की, उसने। अब क्या होता है बाय 11th वीक हमारे पास जो मेसेनकाइम होती है उसने क्या कर जाना तो डिफ्रेंशिएट हो जाना था इनटू कोलाजेनस एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स में, जो कि हमारे चाहिए होते हैं डर्मिस के उसकी सर्वाइवल के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, ये चीज़ें बन जाती हैं। अगेन वही बात जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि जैसे ही एपिडर्मल रिजेस अपीयर होती हैं तो डर्मिस जो है वो प्रोजेक्ट कर जाता है इनटू एपिडर्मिस टू फॉर्म द डर्मल पेपिला। क्या हुआ था, हम लोगों ने बात दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऊपर एपिडर्मिस थी, ठीक है, नीचे हमारे पास डर्मिस थी। ऊपर एपिडर्मिस से जब हमारे पास एपिडर्मल रिजेस जो है ना वो अपीयर हुई थी इस डर्मिस के पोर्शन में, तो इसी डर्मिस वाले पोर्शन से प्रोजेक्शंस अपीयर हुई थी इस एपिडर्मिस के अंदर। ठीक है, इनको हम लोगों ने नाम दिया था कि ये हमारे पास है डर्मल पेपिला, जबकि ऊपर से आने वाली चीज़ जो थी वो हमारे पास थी एपिडर्मल रिजेस। और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो डर्मल पेपिला होती हैं वो बनती ही एपिडर्मल रिजेस की वजह से हैं, जब वो एपिडर्मिस से डर्मिस के अंदर आ रही होती है। ठीक है, आसान सी बात थी, ये भी हम लोगों ने कर ली। तो हमारे पास क्या हुआ, डर्मल पेपिला जो हैं वो वजूद में आगे बन गए। अब डर्मल पेपिला की सर्वाइवल के लिए क्या हुआ, अल्लाह ताला ने कैपिलरी लूप्स बना दी उनके अंदर, ठीक है, ताकि उनकी नरिशमेंट हो सके अच्छे से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अल्लाह ताला ने सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी भेज दी, ठीक है, ताकि सेंसेशन भी हो सके। जो कैपिलरी लूप्स होती हैं, जो वेस्कुलर हमारा सिस्टम बनता है वो दो प्रोसीजर्स के थ्रू बनता है, वेस्कुलर जेनेसिस के थ्रू भी एंड एंजियोजेनेसिस के थ्रू। दोनों बेसिकली एक तरह से सेम ही प्रोसेस है क्योंकि दोनों में ही हमारे पास वेसल्स का बनना है, ठीक है, ब्लड वेसल्स का। लेकिन वो किस तरह से डिफर करती हैं कि जो हमारे पास ये वेस्कुलर जेनेसिस है ना वो इस तरह से डिफ़र करती हैं कि जो हमारे पास मेसेनकाइम होता है वो ही जब डिफ्रेंशिएट हो गया हमारे पास एंडोथेलियम लाइन स्ट्रक्चर बना दे, यानी कि बिल्कुल एक नया स्ट्रक्चर बना के और एक नया वेसल बना दे, तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं वेस्कुलोजेनेसिस, यानी कि एक नई चीज़ का बनना। ठीक है, मतलब नए सिरे से बनना जब मेसेनकाइम डिफ्रेंशिएट होकर बना दे। एंजियोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता। एंजियोजेनेसिस में जो प्री एग्जिस्टिंग वेसल्स होते हैं ना उन्हीं से अगर हमारे पास नए वेसल्स बनने लग जाएँ, ठीक है, वहीं से मतलब नई वेसल्स वहीं से बनने लग जाएँ, तो वो हमारे पास एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ कैपिलरीज ऐसी होती हैं जिनके ऊपर मस्कुलर कॉर्ड्स आ जाते हैं और वो आर्टरियोल्स का स्ट्रक्चर बना देती हैं, और जिन्होंने वीनस रिटर्न करना होता है उनके ऊपर भी मस्कुलर कॉर्ड्स आ जाती हैं और वो वेन्स एंड वेन्यूल्स का स्ट्रक्चर बना देती हैं। और ये होता है कि बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3rd मंथ के लास्ट पे जाके क्या होता है, जो मेजर वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है फीटल के डर्मिस के अंदर वो इस्टेब्लिश हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने बात कर लीजिए, डर्मिस की फॉर्मेशन को भी हमने डिस्कस कर लिया। आई होप सो आप सबको समझ आ गई हो। आसान सी बात है, मुश्किल सी बात नहीं है। तो ना समझ आइए तो आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की डेवलपमेंट को फर्दर डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।